हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। बीइंग को अब सपने आने लग गए थे और उन सपनों में ब्लैक स्मोक जब बीइंग उठता था तो उसे नजर आता था, बट वो हकीकत और सपनों में अंतर नहीं कर पा रहा था। बीइंग अक्सर अपने सपनों की वजह से दुखी रहने लग गया था, बट बीइंग हमेशा वांग जी की चिंता करता रहता था। बट बीइंग वांग जी को कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि बीइंग को पता ही नहीं था कि वांग जी है कहाँ और उसका कॉल भी नहीं लगता था। बीइंग अक्सर वांग जी की चिंता करता था, बट वह सिर्फ चिंता ही कर सकता था क्योंकि वांग जी के बारे में तो सी चैन और जियांग चैन को भी कुछ नहीं पता था। इसलिए बीइंग और भी ज़्यादा वांग जी की फिक्र करता था और वांग जी की चिंता भी। बट बीइंग के साथ एक दिन बहुत अजीब चीज़ होती है। बीइंग जब अपने दुनिया में सो रहा होता है कि उसे फिर से सपना आता है, बट इस बार सपने में कुछ अलग था। बीइंग पूरी तरह से उस सपने में खो गया था और एक डीप स्लीप में चला गया था, जिस वजह से जियांग चैन बीइंग को जो कॉल करता है बीइंग उसे मिस कर देता है। और फिर जब भी जियांग चैन बीइंग को कॉल करता था तो बीइंग की कॉल मिस हो जाती थी। इसी वजह से जियांग चैन को बीइंग की फिक्र होती है और फिर जियांग चैन बीइंग से मिलने के लिए उसके घर पे आता है। तो जियांग चैन के पास पहले से ही बीइंग की घर की होती, इसलिए जियांग चैन ने आसानी से बीइंग का घर खोल लिया था और सीधे ही घर के अंदर जाता है। बीइंग को हर जगह ढूंढता, जिस पर बीइंग उसे अपने कमरे में ही मिलता है, बट बीइंग जाग नहीं रहा होता। जियांग चैन ने बीइंग को जगाने के लिए बहुत कुछ किया था, पर बीइंग तब भी नहीं जगता है। इसलिए जियांग चैन को एक एम्बुलेंस के लिए कॉल करना पड़ता है और फिर कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है। जियांग चैन बीइंग को लेके हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर जियांग चैन बीइंग का चेकअप भी करवाता है, बट उस चेकअप में कुछ नहीं पता चलता और डॉक्टर कह देते हैं कि शायद बीइंग कोमा में चला गया। इसी वजह से बीइंग के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है और इसे यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कोई पता नहीं कि कब तक बीइंग को होश आएगा। इसी वजह से जियांग चैन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और फिर जब जियांग चैन थोड़ा संभलता है तो वो सी चैन को कॉल लगाता है और उसे सभी बारे में बता देता है कि बीइंग को क्या प्रॉब्लम हो गई है। इस तरीके से सी चैन भी जल्दी से बीइंग या फिर कि जियांग चैन के पास आ जाते हैं और फिर जियांग चैन और सी चैन कुछ तय करते हैं और उसके बाद बीइंग को डिस्चार्ज करवा के अपने घर ले जाते, जहाँ पर बीइंग के लिए सभी फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम करवा दिया था जियांग चैन और सी चैन ने। और इसी तरह से दिन बीतते गए और 2 महीने बीत गए। इस बीच जियांग चैन और सी चैन को वांग जी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बट 2 महीने पूरे होने के बाद एक दिन अचानक ही वांग जी सी चैन और जियांग चैन के घर पहुंच जाता है और फिर वांग जी, सी चैन, जियांग चैन और बीइंग सभी एक कमरे में थे, बट अंतर था। वांग जी देख रहा था कि बीइंग बिस्तर में लेटा हुआ है और उसको बहुत ही अजीब अजीब से सपने आ रहे, जिस वजह से वांग जी देख रहा था बीइंग झटपटा रहा है। बाकी भी ये बात देख रहे थे, बट अभी तक कोई कुछ नहीं कर रहा था। और जियांग चैन बताता है इसका हर दिन ऐसा ही बीतता है। वांग जी तुम कहाँ थे, अभी तक क्यों नहीं आए, तुम्हें पता नहीं है इस बीच बीइंग के साथ बहुत कुछ हो गया है और वो तो वापस भी चला गया था अपने घर पे। वो तुम्हारा इंतज़ार अपने घर पे करना चाहता था, बट तुम आए ही नहीं और बीइंग इस तरह से हो गया है। अब तुम्हें क्या सलूशन मिला और तुम कैसे हो ये तो बता दो। तुम्हारा अभी तक कहाँ थे, तुम्हारी हम लोग बहुत चिंता कर रहे थे और तुम्हारे बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था। बीइंग भी आप तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था, वो हमें हमेशा कॉल करके पूछता था कि क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज़ आई बीइंग वांग जी के बारे में। बीइंग ये सब पूछता था। जियांग चैन ये सब बीइंग के बारे में वांग जी को पैनिक होकर बता रहा था क्योंकि अभी तो वांग जी की और बीइंग की चिंता में जियांग चैन का मेंटल प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था और इसी वजह से जियांग चैन पैनिक हो रहा था। बट थोड़ी ही देर में सी चैन जियांग चैन को शांत कर देते और फिर जियांग चैन कुछ नहीं कहता और एक जगह पे बैठ जाता, जिस पर वांग जी बताता है हे गाइस, वांग जी क्या बताएगा ये तो हम बाद में पता करेंगे। पहले ये बात बता देती हूँ मैं आपको कि अब हमें वांग जी के बारे में कुछ ऐसा पता चलेगा जो अभी तक हम लोग बहुत देर से सोच रहे होंगे, या फिर इसमें मैंने फर्स्ट स्टोरी में शुरू किया था पार्ट में कि एक बच्चा जो कि अनाथ आश्रम के बाहर खड़ा होता है। ये स्टोरी वहीं से शुरू होगी और हम वांग जी के बारे में थोड़ा डीपली और थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो कि वांग जी का होगा उस बारे में हम जानेंगे।
ठीक है, अब स्टोरी पे आ जाते हैं वापस। वांग जी बेड की दूसरी साइड में बैठ जाता है और फिर सी-चैन भी बैठ जाते हैं। इसके बाद वांग जी बोलना चालू करता है, मैं 1000 साल से ऊपर का हो चुका हूँ और मैं एक इमॉर्टल हूँ, पर मुझे पता नहीं मैं किस तरह से एक बच्चे में बदल गया और उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं था। फिर मुझे वो अनाथ आश्रम वाले अंकल ले गए थे और कुछ वक्त तक उनके साथ रहा और फिर मुझे सी-चैन गा के पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था और फिर मैं उनके साथ रहने लगा। इसी तरह से मुझे विंग मिला और मुझे विंग पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, बट मैं एक लड़का था। और वांग जी ये कहता है कि विंग भी एक लड़का था, बट हम दोनों लड़के होने की वजह से मैं पीछे हट गया और फिर मैं विंग को दूर से ही देखता था। जब भी विंग मेरे साथ समय बिताता था या मेरे आगे पीछे घूमता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट मैं विंग से कुछ नहीं कहता था। और फिर एक दिन हम सभी को पता चलता है कि विंग ने सिर्फ 5 साल के लिए इस इंडस्ट्री को चुना था और मैं इस बात से बहुत दुखी हुआ था कि विंग अब हम लोग को छोड़ के चला जाएगा, बट पूरे 2 साल तक विंग हम लोगों से नहीं मिला और फिर मैं इस बीच विंग के बिना रह भी नहीं पा रहा था। मैं विंग को बहुत ज़्यादा मिस करता था, मुझे विंग अक्सर नज़र आता था और इसी वजह से मैं समझ चुका था कि विंग मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मैं विंग के बिना जी नहीं पाऊंगा। इसलिए जब मुझे विंग से मिलने का मौका मिला तो मैंने सीधे ही विंग को प्रपोज कर डाला, जिसके बाद विंग भी मान गया और हम साथ में रिलेशन में आ गए और फिर कब हमारी मैरिज हो गई। और उसके बाद जब हम दोनों एक साथ रहने लगे थे तब भी मुझे कुछ याद नहीं आया था, बट जब विंग को बुरे बुरे सपने आने लगे और विंग के आधे अधूरे सपने जब विंग को परेशान करते थे और विंग की ऐसी हालत देख के मैं उन सपनों के बारे में सोचता था कि विंग क्या ऐसा देखता है और विंग थोड़ा थोड़ा बताता था भी। इसी वजह से मेरे दिमाग में जोर पड़ने लगा और मैं इस बारे में सोचता जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ बातें क्लिक होती और इसी तरह से हल्की हल्की मेरी याददाश्त आ गई। जब मेरी याददाश्त पूरी कंप्लीट तरीके से आ गई थी तब मैंने अपने अनाथ आश्रम में जाके वो जो मेरा सामान रह गया था उसे लिया। वो कोई और चीज़ नहीं बट मेरा फॉरहेड रिबन था, जिसकी वजह से मैं वापस उस दुनिया में जा सकता था या फिर यूँ कहूँ कि उस जगह पे जा सकता था जिस वजह से मेरी पावर अनलॉक कर सकूं। इसलिए मुझे उस जगह पर जाने के लिए समय लगा, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे 2 महीने से ऊपर का समय लग जाएगा और इस बीच पिंक की ये हालत हो जाएगी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, बट अब मैं आ गया हूँ और मुझे पता है कि मैं विंग को कैसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसे ठीक कर दूंगा। अब वांग जी फिर से विंग को देखने लगता और फिर वांग जी विंग के माथे को चला रहा था और फिर वांग जी आखिरकार बोलता है कि अब आप दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। मैं विंग को ठीक करना चाहता हूँ और मैं विंग के साथ समय भी बिताना चाहता हूँ, इसलिए आपको यहाँ से जाना चाहिए। और हाँ, आप दोनों 24 घंटे के बाद इस कमरे में आना, उससे पहले नहीं। तब तक मैं विंग को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, बट मैं यह नहीं बता सकता कि विंग को कब तक होश आएगा। इतनी बात सुनकर जियांग चेन और सी चेन उस कमरे को छोड़ के चले जाते हैं। वांग जी अभी भी विंग के सिर को सहला रहा होता है। फिर हल्के हल्के वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और फिर वांग जी विंग के माथे को पकड़ा होता है और इस वक्त वांग जी पूरा कॉन्सेंट्रेट करके विंग की बॉडी में कुछ कर रहा हो। वांग जी के हाथ से एक गोल्डन कलर की लाइट सीधे विंग की बॉडी में जा रही होती है, जो कि विंग के पूरे बॉडी को ग्लो करवा रही थी। विंग की पूरी बॉडी गोल्डन कलर से भर गई थी। हल्के हल्के विंग की बॉडी में गोल्डन लाइट और भी ज़्यादा तेज होती जा रही थी और कुछ टाइम बाद विंग की बॉडी से वो गोल्डन लाइट हल्के हल्के करके डिम होती जा रही थी। और इसी तरह से विंग के साथ ये सब हो रहा था और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वांग जी अपने होश नहीं खो देता। अब वांग जी विंग के ऊपर पड़ा हुआ था और इसी तरह से 24 घंटे बीत जाते। 24 घंटे बीतने के बाद जब जियांग चेन और सी चैन उस कमरे में आते हैं जहाँ पर विंग और वांग जी थे, तो वो दोनों को इस तरह से सोते हुए पाते हैं। पहले तो विंग और वांग जी को ऐसे देखकर पहले तो सी चैन और जियांग चैन को कुछ अजीब नहीं लगता, बट बहुत देर तक वांग जी विंग के ऊपर ऐसे ही था तो जियांग चैन को कुछ अजीब लगता है। और फिर जियांग चैन सी चैन से कहता है, तुम्हारा भाई अभी तक उठा क्यों नहीं? जिस पर जियांग चैन और सी चैन वांग जी के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, बट वांग जी नहीं उठता और इसी वजह से जियांग चैन डॉक्टर को बुलाता है और वांग जी को साइड करके दूसरी तरफ
पलटा देता है। जब डॉक्टर आता है तब डॉक्टर वांग जी को चेक करता है और चेक करने के बाद बताता है कि वांग जी ने बहुत समय तक से खाना नहीं खाया और उसकी बॉडी में पावर नहीं थी। इसी वजह से उसकी बॉडी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने की वजह से वांग जी बेहोश हो गया है। बट मैं उसे कुछ इंजेक्शन लगा देता हूँ और उसे ड्रिप लगा देता हूँ और इसके बाद आप वांग जी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वांग जी का सेहतमंद रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय वांग जी अकेला नहीं है और उसके साथ एक जान और पल रही है। ये बात सुन के तो जियांग चेन और सी चैन दोनों ही शॉक हो चुके थे। वहीं डॉक्टर कुछ और भी कहता, ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि आज तक मेल प्रेगनेंसी तो कहीं देखी नहीं गई, बट ये पहला केस होगा जिसमें कोई मेल प्रेग्नेंट हो रहा है। इस वजह से मुझे सही से जाँच करनी होगी। और ये डॉक्टर वही डॉक्टर था जिसने विंग का भी ख्याल रखा था शुरू में, और विंग के घर में तो पहले ही सारी सामान था, तो वांग जी को आसानी से आईवी ड्रिप भी लग जाती है। बट जियांग चेन और सी चैन कहते हैं आप अभी इस बारे में कहीं भी ना बताएं और इसके बारे में कहीं जिक्र भी ना कराइए, ये सब डॉक्टर से कहते हैं सी चैन, जिस पर डॉक्टर को मानना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर था। और फिर डॉक्टर को जियांग चेन और सी चैन विदा कर देते। जब डॉक्टर को विदा करते उससे पहले ही जियांग चेन और सी चैन वांग जी के बारे में अच्छी तरह से पूछ चुके थे और डॉक्टर ने कहा था कि आपको जियांग चेन और सी चैन से खासकर कहते हैं आपको जल्द ही वांग जी को लेके हॉस्पिटल में आना होगा। मुझे उसका पूरा फुल बॉडी चेकअप करना होगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। और वैसे भी मेल प्रेगनेंसी के बारे में कहीं भी अभी तक कोई भी इन्फो नहीं है और ये मेल प्रेगनेंसी का पहला केस है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा वांग जी का। अब चंचा और सी चैन दोनों के दोनों वांग जी और विंग को देख रहे होते हैं, बट अब कुछ अजीब था, कुछ अलग था सी चैन और जियांग चेन के बीच में। सी चैन जियांग चेन से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनने अपने भाई से ज़्यादा अपने लवर को वैल्यू दी है, और इसी वजह से उनने वांग जी पर ध्यान नहीं दिया और वांग जी के साथ ये सब हो गया। सी चैन अपने आप को गिल्टी समझ रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि मैंने अपने लवर के आगे अपने भाई को वैल्यू नहीं दी और इसी वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे सका और उसके साथ ये सब हो गया। सी चैन ये सोच रहे थे कि मैं शायद सेल्फिश हो गया था, इसी वजह से मैं अपने भाई पर ध्यान नहीं दे सका। मुझे दोनों पर ही पूरा ध्यान रखना चाहिए था और मुझे दोनों को बराबर से ध्यान देना चाहिए था, ना कि एक पे अपना पूरा अटेंशन शो करना चाहिए और दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया। ये मेरी गलती है, नहीं तो वांग जी ऐसे मूर्छित नहीं होता। सी चैन सोच रहे थे कि मैंने तो वांग जी से उसके खाने के लिए भी नहीं पूछा कि उसने कुछ खाया पिया या नहीं, अभी तक वो कैसा था ये सब तो मैंने पूछा ही नहीं, और मैंने सीधे वांग जी को ऐसे ही विंग से को ठीक करने के लिए छोड़ दिया, जबकि मुझे पता था मेरा भाई वांग जी को बहुत प्यार करता है और उसके सामने अपने आप को बिल्कुल नहीं रखेगा। सी चैन ऐसा सब कुछ सोच रहे होते, बट सी चैन जियांग चेन से नहीं खुद से नाराज होते हैं, क्योंकि ये सब वह सोच रहे थे कि उनकी गलती है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए था, भाई तो उनका है ना, ये सब जियांग चेन की वजह से नहीं सी चैन की वजह से हो रहा है। ये सब सी चैन अपने आप को सोच रहे थे और इसी वजह से सी चैन जियांग चेन से थोड़ा दूर रहकर अपने भाई पे ज़्यादा अटेंशन शो कर रहे थे। अभी सी चैन वही कर रहे थे जो कि वो पहले करते, पहले वो अपना पूरा फोकस सी चैन जियांग चेन पर देते थे और अब वांग जी पर दे रहे हैं, जबकि उन्हें दोनों पे ही बराबर से ध्यान देना चाहिए था। पूरे एक दिन बाद वांग जी होश में आ जाता है। इसके बाद सी चैन वांग जी का बहुत ख्याल रखने लगते हैं और वो इस समय जियांग चेन को थोड़ा निगलेक्ट भी कर रहे होते, बट जियांग चेन समझ रहा था कि ये उसके भाई की चिंता है। जियांग चेन ये बातें समझ रहा था, इसलिए वह कुछ नहीं कहता और इसी तरह से वांग जी ध्यान सी चैन रखने लगते हैं, बट वांग जी को बता भी देते हैं कि वो प्रेग्नेंट, और वांग जी इस बात से बहुत खुश भी होता है और वांग जी को पता होता है कि वो वीक है और इसीलिए वांग जी सी चैन को अपना ध्यान भी रखने देता है। बट वांग जी हमेशा विंग के पास में ही रहता था और उसके साथ ही अपना सारा समय बिताता था। इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता और फिर विंग भी होश में आ जाता है। विंग भी पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि उसने बहुत लंबे टाइम से कोई भी खाना वाना ज़्यादा नहीं खाया था, वो खाली लिक्विड डाइट पे ही था, क्योंकि विंग बहुत पहले से ही बीमार था। इसी वजह से विंग का ध्यान रखने में उन लोगों को समय भी लगता है, बट विंग ठीक हो जाता है
पर विंग को इस बीच ये बता दिया जाता है कि वांग जी प्रेग्नेंट, और विंग भी इस खुशी से बहुत ज़्यादा खुश होता है। बट विंग ये भी जानता था कि उसके शरीर में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि विंग कमज़ोर नहीं बल्कि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। शुरू में तो उसे वीकनेस थी, बट बाद में वो अपने आप को उतना ही पावरफुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। बट ये चेंजेस विंग के सभी को नहीं दिख रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर समय तो विंग वांग जी के साथ ही रहता था और ये चेंजेस वांग जी को पता थे और वो जानता भी था। इसलिए वांग जी कुछ नहीं कहता और वांग जी विंग से पूछता है कि हमें दोबारा मैरिज करनी चाहिए, वो भी ग्रैंड लेवल पर, जिस पर विंग हाँ में जवाब देता है। और फिर वांग जी कहता है फिर सीचेंग और जियांगचन, जिस पर विंग कहता है हाँ उनकी भी तो मैरिज होनी है, उनने अभी तक मैरिज नहीं की है। फिर विंग और वांग जी जियांगचन और सीचेंगा को बुलाते और उनसे बात करने के लिए कहते हैं, जिस पर दोनों के दोनों बैठे होते हैं। अब चारों के चारों एक ही जगह पर बैठे हैं और कौन बोले ये सोच रहा है। फिर आखिरकार वांग जी ही बोलता है, सीचेंगा जियांगचन हमें आपसे बात करनी है, जिस पर वो दोनों कहते हैं हाँ बोलो। तो फिर वांग जी बोलता है, सीचेंगा और जियांगचन हम चारों मैरिज करें, वो भी ग्रैंड लेवल पर, क्योंकि आप दोनों की तो मैरिज हुई नहीं और हमारे पेरेंट्स भी चाह रहे थे कि हम लोग की ग्रैंड लेवल पर मैरिज हो। जिस पर जियांगचन और सीचेंगा के मन में तो पहले लड्डू फूट रहे होते कि आखिरकार उनके बारे में भी किसी ने सोचा, और फिर दोनों के दोनों हाँ में जवाब दे देते। इसके बाद जियांगचन की नौटंकी चालू हो जाती है। जियांगचन भी सीचेंगा को उसी तरह से निगलेक्ट कर रहा था जिस तरह से जियांगचन को सीचेंगा निगलेक्ट कर रहे थे, बट किसी न किसी तरीके से सीचेंगा ने जियांगचन को मना ही लिया था। फिर आखिरकार जब जियांगचन मान जाता है तो सीचेंगा और जियांगचन और वांग जी और विंग चारों मिलकर अपनी फैमिली से बात करते हैं। जब उनकी फैमिली मान जाती है तो विंग, वांग जी, जियांगचन और सीचेन अपनी मैरिज की तैयारी करने लगते हैं। और इस मैरिज में सभी प्रकार के लोग आए होते, जैसे कि बिजनेस राइवल, बिजनेस पार्टनर, मनो सभी को बुलाया था और पार्टी में सभी को इनवाइट किया था। इस शादी में सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उनकी फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा डबल खुश थी। इस बीच वांग जी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी तरह से टाइम बीतता गया और इन लोगों की मैरिज कंप्लीट हो जाती है। मैरिज हो जाने के बाद जियांगचन और सीचेन अलग जाते हैं हनीमून पर। वहीं वांग जी दूसरी जगह पर लेके जाता है, जहाँ पर वांग जी पहले पार्ट में आपने सुना होगा कि गुरुमा होती हैं, जहाँ पे गुरुमा की गुफा थी, और वहाँ पे जहाँ पे वांग जी ने विंग को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी ट्रेनिंग ली थी और उसने काफ़ी कुछ बर्दाश्त भी किया था, उसी जगह पे लेके जाता है और वहाँ पे जाके विंग को उसकी सच्चाई बताता है। और अब हम जानेंगे विंग के बारे में। विंग जो है वो वांग जी के साथ उस जगह पे आ जाता है। फिर वांग जी कहते तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है, जिस पर विंग कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, कभी कभी मुझे बहुत ताकतवर फील होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, मुझे नहीं पता बट ये क्यों हो रहा है। जिस पर वांग जी बताता है एक्चुअली में तुम्हारे पास कुछ पावर्स हैं, बट वो पावर तुम्हारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाई और इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा था। और जो तुम्हें तुम्हारे सपनों में दिख रहा था शायद वो तुम्हारा पिछला जन्म होगा, जिसके बारे में तुम्हें कुछ याद नहीं है, और तुम्हें जब कुछ याद नहीं तो तुम उस बारे में नहीं सोचो तो अच्छा होगा। क्या फ़ायदा उस बात को सोच सोच के तुम अपना दिमाग खराब करो। वांग जी मन में सोच रहा होता है विंग तुम्हारा पिछला जन्म बहुत बुरा था, तुम्हें उसमें बहुत दुख मिले थे और मैं नहीं चाहता तुम्हें वो जन्म याद आए, इस वजह से तुम्हें और भी दुख होगा। वांग जी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वांग जी विंग से कहता है और तुम्हें शायद याद आना होगा तो वो खुद ब खुद याद आ जाएगा, जिस पर विंग मान जाता है। और फिर वांग जी कहता है मैं तुम्हारे उस पावर्स को अभी लॉक कर रखा है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे अनलॉक कर दूंगा, बट ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी चॉइस होगी इस पर। इस पर वांग जी और भी कुछ बताता है। वांग जी कहता है कि तुम्हारी तरह मेरे पास भी पावर्स हैं और उन पावर्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बट कुछ टाइम तक वो पावर्स मेरे पास नहीं थी, जिस वजह से मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल सका, बट अब मैं तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ और मैंने अपनी पावर्स को लॉक कर रखा था, तुम ऐसा समझ लो, बट अब वो अनलॉक है और मैं उन्हें कंट्रोल भी कर चुका हूँ और इसी वजह से मुझे तुम्हारे पास आने में देर हो गई थी। वांग जी विंग से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाऊंगा और तुम्हें उनका यूज़ करना भी, बट दो चॉइस है तुम्हारे पास, या तो हम ह्यूमन वर्ल्ड में रहेंगे या हमें इस वर्ल्ड में रहना होगा। हम ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हैं बट हम जिंदगी भर वहाँ नहीं रह सकते। वांग जी विंग से कहता है मैं तुम्हारी पावर्स लॉक तो कर दी है बट वो तुम्हारे अंदर तो है, जिस वजह से तुम इमॉर्टल बन चुके हो और मैं भी एक इमॉर्टल हूँ। इस वजह से हमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी कभी भी बॉडी नहीं बदलेगी, ना शेप बदलेगा ना साइज़ बदलेगा, और इसी वजह से हम उस वर्ल्ड में ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकते, नहीं तो लोगों को हम पे शक हो सकता है कि हमारे पास कुछ अजीब है, कुछ अलग है, जो हमारी एज नहीं बढ़ रही। इसलिए वांग जी विंग से कहता है हम ह्यूमन वर्ल्ड में ज़्यादा समय नहीं बिता सकते, नहीं तो सभी को हमारे बारे में पता चल सकता है, बट हमारा बेबी वो भी
पावरफुल होगा, उसके पास भी ताकतें होंगी। या तो तुम्हारी वाली ताकतें हो सकती है या मेरी तरह उसके पास ताकतें हो सकती हैं, या फिर दोनों की तरह ही ताकत हो सकती है। इसलिए तुम्हें डिसाइड करना होगा। मैं उसकी पावर्स कुछ टाइम तक के लिए लॉक कर सकता हूँ, बट हमेशा के लिए नहीं। तो तुम डिसाइड करके हमें बता देना। और अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, जिस पर विंग भी कहता है। मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगा। और अभी अभी तो हम वैसे भी बहुत टाइम है मैं जाने में। जब तक मैं जाऊँगा तब तक मैं सोच लूँगा। जिस पर वांग जी कहता है हाँ हमारे पास 1 महीना है, तुम सोच लो। और 1 महीने तक मैं वैसे भी तुम्हारी पावर अनलॉक नहीं करने वाला था, क्योंकि तुम 1 महीने में अपनी पूरी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीख सकती। इस पर विंग भी मान जाता है और फिर वो लोग पूरा 1 महीना एक साथ बिताते हैं। इस बीच वांग जी का विंग बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट था और वांग जी वीक भी था। वांग जी प्रेग्नेंट होते समय जब विंग की पावर्स को लॉक कर रहा था, तब वांग जी ने ज़्यादातर ध्यान अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने में किया था। वांग जी को तो नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, बट वांग जी की बॉडी वो खुद ब खुद अपनी बेबी की प्रोटेक्शन को कर रही थी। इसी वजह से वांग जी का बेबी प्रोटेक्ट हो सका और वांग जी का बेबी बच गया, नहीं तो वांग जी के बेबी की जान जा सकती थी। इसी वजह से वांग जी की बॉडी वीक थी और वांग जी की बॉडी अपने आप को रिकवर कर रही थी। वांग जी की बॉडी हल्के हल्के रिकवर हो रही थी और इसी वजह से वांग जी अभी विंग की पावर्स को अनलॉक भी नहीं कर सकता था। इसी तरह से विंग और वांग जी अपना समय बिता रहे होते हैं। वांग जी का विंग हमेशा ख्याल रखता था। कभी विंग वांग जी के होने उठने बैठने खाने पीने हर बात का ध्यान रखता था और वांग जी विंग की हर बात मानता भी था। विंग इसी तरह से वांग जी का ख्याल रख रहा होता और इस बीच विंग और वांग जी ने किसी भी प्रकार का ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं किया था। वांग जी विंग की हर बात को मानता था और विंग भी वांग जी को हर बात का ध्यान रखता था। वांग जी और विंग का समय बीतता गया और इसी तरह से पूरा 1 महीना ख़त्म हो गया। 1 महीना ख़त्म होने के बाद विंग और वांग जी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ह्यूमन वर्ल्ड, या फिर यूँ कहूँ ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड में विंग और वांग जी, सी चेन और जियांग चेन चारों लोग अपने घर पहुंच गए होते और पूरी फैमिली वहीं पर थी। जियांग चेन और वांग जी दोनों की फैमिली वहीं पर थी और विंग और वांग जी और जियांग चेन और सी चेन सभी लोग बैठे हुए थे। तभी विंग वांग जी बताते हैं कि वो वांग जी प्रेग्नेंट है और वांग जी ये बात भी बताता है कि हम दोनों अब इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे, हम लोग कहीं और रहने वाले हैं। जिस पर उनकी फैमिली पूछती भी है तो वो पूरी सच्चाई अपनी फैमिली को बता देते हैं और ये भी कि वांग जी प्रेग्नेंट। और ये बात जानकर विंग और वांग जी की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है, बट उन्हें पता भी होता है कि वो उनके ग्रैंडसन के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाएंगे और इस वजह से उन्हें थोड़ा दुख भी होता। और जियांग चेन और सी चेन दोनों को ही विंग और वांग जी अपना बिजनेस टेक ओवर कर देते और वांग जी को पहले ही विंग बता चुका था कि मैं इस दुनिया में नहीं तुम्हारे साथ उस दुनिया में रहूँगा, मतलब कि ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रहूँगा। वांग जी विंग को ये बात बता देता है क्योंकि उनके बेबी के पास भी वो पावर्स होंगी, तो विंग नहीं चाहता था कि उनके बेबी भी अपनी पावर्स को लॉक करके रखे और फिर कहीं उसे कोई दिक्कत हुई तो, जिस वजह से वांग जी और विंग उस दुनिया में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट वांग जी और विंग पूरे 9 महीने यानी कि वांग जी के प्रेगनेंसी को ख़त्म होने के बाद जाते हैं, क्योंकि वांग जी और विंग नहीं चाहते थे कि उनके बेबी के डिलीवरी में कोई दिक्कत हो। और फिर वांग जी को ज़्यादा समय नहीं लगता ठीक होने में, बट वांग जी की सर्जिकल की वजह से ही बेबी का वो बर्थ हुआ था, क्योंकि नॉर्मल बर्थ के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था ह्यूमन वर्ल्ड में, और ना ही वांग जी कहीं और जाके अपने बेबी की डिलीवरी करवा सकता था। इसलिए 9 महीने ख़त्म होने तक विंग और वांग जी वहीं पर रहते हैं। और फिर जब विंग और वांग जी के बेबी की ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, जब वांग जी का बेबी पैदा होता है, उसके बाद वांग जी और विंग उस दुनिया से उस दुनिया में चले जाते हैं, मतलब कि ह्यूमन वर्ल्ड से उस दुनिया में चले जाते हैं जिसका मैंने अभी तक कोई नाम नहीं रखा है, तो अभी भी नहीं रखती हूँ, ठीक है। अब स्टोरी वैसे भी ख़त्म होने वाली है और आप लोग बहुत ही बोर हो चुके हैं इस स्टोरी से, मुझे पता है। अब वापस स्टोरी में आ जाते हैं, उस दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ पर विंग वांग जी दोनों की दोनों वांग जी अपने बच्चे का ख्याल रखता था और विंग वहीं अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखता था। वांग जी ने अपने बेबी की पावर्स को लॉक नहीं किया होता है, जिस वजह से वांग जी का बेबी भी कभी कभार जादू करता था और उनका एक बेबी बॉय होता है। ये कहना तो गलत बात है, हर बार बेबी बॉय क्यों हो, इस बार गर्ल हो जाएगी, ठीक है। तो इस बार वांग जी की बेबी गर्ल होती है और उस बेबी गर्ल का नाम आइंग रख देते हैं। अब विंग और वांग जी की पूरी फैमिली हैप्पीली रहने लगती है और वहीं वांग जी की ह्यूमन वर्ल्ड वाली फैमिली, या फिर विंग वांग जी की ह्यूमन वर्ल्ड वाली फैमिली
खुश तो रहती है क्योंकि वांग जी कभी कभार तो मिलने चले जाते थे, बट वो ज़्यादातर वक्त वहाँ नहीं बिता सकते, ये तो नॉर्मल ही बात है। तो अब इसी तरह से उनका टाइम बीतता रहता है और ये स्टोरी इसी तरह से ख़त्म हो जाती है। मुझे पता, मैंने आज तक आप लोगों को इस स्टोरी में बहुत बोर किया है। तो आखिरकार आंधी तूफान के बाद ये स्टोरी पूरी ख़त्म होती है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कितने रोड़े आई हैं, कभी बारिश कभी कुछ और। तो इसी तरह से मैंने इस स्टोरी को कंप्लीट कर दिया है जैसे तैसे। अब आप लोगों को इस स्टोरी के चक्कर में और बोर नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपने ये स्टोरी पूरी नहीं सुनी है तो इसे दोबारा सुन सकते हो, या फिर अगर आपने इसे सुना ही नहीं और लास्ट पार्ट देख रहे हो तो इसे पूरी स्टोरी को आप प्लेलिस्ट से सुन सकते हो। और अगर आप इस स्टोरी से आप लोग बोर हो चुके हो तो मुझे नई स्टोरी बनानी पड़ेगी, बट उसके लिए आपको मेरे साथ देना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, एंड टू एंड शेयर भी करना पड़ेगा। और बाकी मैं सोचूंगी। बाय बाय गाइस। और हाँ, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, इस स्क्रीन को देख लीजिएगा। आज तक आप लोगों ने जो सपोर्ट किया एंड जो कमेंट किए उन सब के लिए थैंक यू सो मच।